नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, कल की न्यूज़ हमारी पेंडिंग चल रही थी और तो पहले कल की पढ़ते हैं और फिर आज वाली न्यूज़ का वीडियो भी आ जाएगा रात तक या फिर कल सुबह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने न्यूज़ निकल के आ रही है राजस्थान से। सोलर पंप लगाने में 62,690 किसानों को 11,1167 करोड़ 52 लाख का अनुदान। अब इसमें देखो अनुदान लिखा हुआ है सरकार की तरफ से कि जो सोलर पंप लगाए जा रहे हैं खेतों में किसानों के द्वारा, उसमें सरकार की तरफ से कितना कितना क्या अनुदान दिया गया है। तो ये तो आप खबर में पढ़ सकते हो कि सरकार ने कितना % का अनुदान दिया है और किसानों को इससे क्या फ़ायदा हुआ है। मेरा ये न्यूज़ बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि राजस्थान के लास्ट में जो ये पॉइंट लिखे गए हैं ना इस न्यूज़ में, ये देखो, ये राजस्थान, ये लास्ट वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले बताना चाह रही हूँ मैं कि राजस्थान को कृषि योजना संचालन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मतलब राजस्थान टॉप देशों में से, टॉप राज्यों में से है जिसने कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। और एक है मोटे अनाज के उत्पादन में, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई में और सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में राजस्थान प्रथम स्थान पर आया। ये तीनों चीज़ें अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में अपना राजस्थान प्रथम स्थान पे रहता है ना, तो 100% दोस्तों वो जो खबर है, वो खबर नहीं, वो जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में देते ही देते हैं। तो अगर कृषि क्षेत्र से संबंधित अपने पास में कुछ क्वेश्चन आता है कि कृषि आदानों में, कृषि सब्सिडी में, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है, तो वो राजस्थान आएगा। साथ ही मोटे अनाज की सिंचाई में ड्रिप स्प्रिंकलर मतलब जो बूंद बूंद सिंचाई होती है ना उसमें, और सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना करवाने में गवर्नमेंट जो अनुदान दे रही है, उन सब में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो थोड़े से फैक्ट हैं, मतलब याद करने की चीज़ें हैं। कई बार ना अपन टप्पे से भी क्वेश्चन सही करते हैं कि अपने पास में पूरी सूचना नहीं होती, लेकिन इस तरह की जो जानकारी होती है उससे भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं कि हाँ यार, अगर सिंचाई में और कृषि में तो राजस्थान का बेहतर स्थान था, तो इसमें ये जो रैंकिंग है ये फर्स्ट में राजस्थान ही रह सकता है, इस तरह से। इसलिए मैंने ये न्यूज़ दी। दूसरी जो न्यूज़ है ये है बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व पर 3.10 करोड़ खर्च होंगे। 6 फुट ऊंची 6 किलोमीटर लंबी दीवार बनेगी और 7.5 किलोमीटर पेट्रोलिंग पाथ बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको पता है कि अपना अभी राजस्थान में नए ज़िले बने हैं 19 और टोटल 50 ज़िले हो चुके हैं। और आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैडम नए वाले ज़िले पढ़े या पुराने वाले। तो देखो मैं तो ना अभी पुराने वाले ही पढ़ रही हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि जब तक जैसे इस साल की नई किताबें नहीं आएंगी है ना, उनमें एक बार छपके नहीं आते, राजस्थान सरकार की जो किताबें आएंगी उसमें एक बार नए जिले छपके नहीं आती, तब तक मैं तो पुरानों पे ही चलूँगी। ज्योग्राफी भी पुरानों के अकॉर्डिंग ही पढ़ूंगी। तो और वैसे भी अगर अपन को पुराने याद होंगे ना, तो नए वाले ऑटोमेटिक अपन अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये कौन से ज़िले में है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि कुछ कुछ तो अपने नए ज़िले करंट अफेयर से बन जाएंगे। जैसे कि अभी बालेश्वर को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था कुछ दिनों पहले। तो ये बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पे, तो पहले सीकर ज़िले में पड़ता था और अब यह नीमका थाना ज़िले में पड़ता है, क्योंकि नीमका थाना अब एक अलग वो बन गया है, डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मेरा ज़िला नीमका थाना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया, इसलिए नहीं दिया। ये बालेश्वर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हमारा कई बार घूमा हुआ है। नीमका थाना जो मेरा मतलब गांव है, ओरिजिनल गांव जहाँ मैं पैदा हुई थी, वो मेरा गांव है और हमारे पास में ये बालेश्वर। तो हम यहाँ पे बहुत सारी जगह घूमे हुए हैं। अब इसको कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया है, तो हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए कि किस ज़िले में आती है। तो पहले तो देखो हमारा गांव आता था सीकर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब जो हमारा गांव है नीमका थाना, मतलब वो खुद एक ज़िला बन गया है, तो वह अब नीमका थाना एक ज़िला है। तो बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व नीमका थाना ज़िले में आता है। बाकी यहाँ पर क्या क्या जानवर पाए जाते हैं, क्या क्या घूमने की जगह है, फ़ोटो भी आप देख सकते हो। उस जगह पे हम बहुत बार गए हैं, मतलब बहुत देखी हुई है हमारी तो ये आप देख सकते हो। बस आपको यहाँ पे एग्ज़ाम की दृष्टि से याद करने वाली बात यह है कि बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व किस ज़िले में है, क्योंकि अपने राजस्थान की न्यूज़ है, नई जिला आवंटन से संबंधित है, नया रिजर्वेशन घोषित हुआ है, कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ है, तो हो सकता है हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, उल्टा चल रही हूँ मैं, परिसीमन आयोग के बारे में दिया है। ये क्लियर क्यों नहीं दिख रहा भाई, ये लंबी वाली न्यूज़ थी और मेरे से ये एडिट ही नहीं हुई, और जैसे ही एडिट किया तो ये शायद धुंधली हो गई। अब देखो इसमें क्वेश्चन है परिसीमन और जनगणना से जुड़े पहलू को समझे। ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये आर्टिकल दिया हुआ था और इस आर्टिकल में हमारे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं।
अब जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको पॉइंट वाइज लिखे जाओ। पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक भी पूरा हो जाएगा, और क्योंकि परिसीमन आयोग करंट अफेयर में है तो वो भी अपने लिए मतलब एक कवर टॉपिक अपना कवर हो जाएगा। सबसे पहले इसको छोड़ दो, इसमें क्लियर दिख भी नहीं रहा, और इसको छोड़ दो, मैं जो बता रही हूँ वो समझो। परिसीमन आयोग जो है वो अपने संविधान के अनुच्छेद 82 में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने से यही बनता है कि किस अनुच्छेद में परिसीमन आयोग का उल्लेख किया गया है, तो वह है 82, 82। फिर कि परिसीमन आयोग का कार्य क्यों होता है, क्यों आयोग यह बनाया जाता है। तो हमारे जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा है, जो भी इनकी स्थायी सीटें हैं, स्थायी सीटों की मतलब कि इनकी जो निर्वाचन सीटें हैं जिन पे इलेक्शन लड़ा जाता है, उनकी सीमाएं तय करने के लिए यह आयोग बनाया जाता है। ठीक है। अपना जो लोकसभा है, अपनी जो विधानसभा है, इनकी जो सीटें होती हैं और उन सीटों के लिए जो चुनाव लड़ा जाता है, तो ये सीटें मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सीट कौन से निर्वाचन क्षेत्र में है, यह निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा, यह सीमा तय करने के लिए क्या बनाया जाता है, परिसीमन। मतलब नाम से भी पता चल रहा होगा, सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। यह प्रक्रिया कब की जाती है, कब बनाया जाता है? हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनाने का रूल है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। क्यों जनगणना के बाद ही, क्यों? क्योंकि हम 10 साल से हर जनगणना करते हैं, और 10 साल से जब जनगणना करते हैं तो पिछली बार के मुकाबले हमारी आबादी बदल चुकी होती है। तो उस आबादी को हेर फेर करने के लिए कि भाई कहीं जनसंख्या बढ़ गई है तो अब ज़्यादा प्रतिनिधित्व के लोगों के लिए ज़्यादा सीटों की आवश्यकता होगी, कहीं कम हो गई है तो हो सकता है वहाँ सीटें घटा दी जाए, किसी क्षेत्र को इस क्षेत्र से हटा के उस क्षेत्र में ऐड कर दिया जाए। इसलिए कोई हेर फेर मतलब कुछ भी बदलाव करना हो तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है हर जनगणना के बाद। अब परिसीमन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो होता है वो करता है। ठीक है। अब परिसीमन आयोग बनता कैसे है, मतलब आयोग बना हुआ है या फिर बनाया जाता है? आयोग बनाया जाता है हर 10 साल पे, मतलब जब भी जनगणना होगी और जब हमें परिसीमन कराना होगा तो संसद मतलब आयोग में आयोग जो है वो संसद द्वारा एक कानून पास किया जाता है और फिर यह आयोग बनता है अनुच्छेद 82 के तहत। क्या आयोग जो सिफारिश देगा वह संसद को मानना ज़रूरी है? बिल्कुल। जो आयोग सिफारिश देगा उसे संसद को कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है संसद पे मानना, कि इसने जो क्षेत्र बता दिए वह लागू करने ही होंगे। क्या इस आयोग की सिफारिशों को कहीं चुनौती दी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं, इस आयोग की सिफारिशों को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या संसद जो है इस आयोग के जो सुझाव में संशोधन के लिए प्रस्ताव ला सकती है? तो बिल्कुल नहीं, संसद भी प्रस्ताव नहीं ला सकती। मतलब जो आयोग ने सुझाव दे दिए वो दे दिए। अब तक हमारे देश में परिसीमन आयोग कितनी बार बना है? तो अब तक हमारे देश में परिसीमन आयोग 4 बार बना है। एक तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्शन हुए थे 1952 में, तब पहले परिसीमन आयोग बनाया गया था, सीटें डिसाइड की गई थी। फिर उसके 10 साल बाद में लगभग 1963 में, 11 साल बाद में बना। फिर अगले इलेक्शन मतलब अगली जनगणना में बना 1972 में। ये ऐसे मान लो कि ये 10 साल 10 साल 10 साल बैक टू बैक बने, लेकिन 72 के बाद में परिसीमन आयोग हमने नहीं बनाया। फिर 2002 में बना, लेकिन 2002 वाले आयोग की भी अभी जो सिफारिशें वो काम नहीं कर रही। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो 1972 का लास्ट जो परिसीमन आयोग बनाया गया था उसमें जो सीटें तय की गई थी लोकसभा की, उसी के अकॉर्डिंग सीटें अब तक चल रही हैं। 1971 की जनगणना में के अनुसार लोकसभा की 543 सीटें डिसाइड हुई थी, राज्यसभा की सीटें डिसाइड हुई थी, वही सीटें अब तक चल रही हैं। ठीक है। तो फिर 2001 में हमारी जनगणना हुई थी सॉरी। तो 2002 में हमने परिसीमन आयोग बनाया था, लेकिन कुछ दिक्कतें हो गई थी। हम 2002 वाले परिसीमन आयोग का भी कोई संशोधन कर दिया था हमने संविधान में, तो इस वजह से हम इस आयोग की भी जो सिफारिशें हैं वो हमने लागू नहीं करी। जो 2001 वाला जो परिसीमन आयोग था, जो 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में बना था, वो न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बना था, अगर कोई पूछ ले तो। और 2001 में हमने ये रूल कर दिया था कि भाई 2026 तक हमारी लोकसभा की सीटें जो है वो यथावत रहेंगी। इसलिए फ़िलहाल चल रहा है 2023 और 2026 आने वाला है, तो हमें ज़रूरत लगी कि हाँ हमें परिसीमन आयोग बनाया जाना चाहिए। इसलिए हमने अभी जो जनगणना हमारी हो रही है
होनी चाहिए थी 2021 में, क्योंकि लास्ट जनगणना 2001 में हुई थी, तो 2021 में होनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ कोरोना हमारी ये पोस्टपोन्ड हो गई और अभी 2023 में जनगणना चल रही है। उसके डेटा जब आएंगे उसके बाद में परिसीमन आयोग का काम शुरू होगा और परिसीमन आयोग द्वारा सीमाएं तय की जाएंगी। 2023 तक की बात है कि 23 तक हो जाएगी। और अब संभावना है कि लोकसभा में 543 की जगह 858 सीटें होंगी और राज्यसभा में 245 की जगह 384 सीटें होंगी। संभावना ये है, बाकी परिसीमन आयोग जब तय कर देगा सीमाएं और सीटें तब हमें पता चलेगा। तो ये परिसीमन आयोग के बारे में पूरी कुंडली थी, पूरा एक तरह से पोस्टमार्टम था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता परिसीमन आयोग में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छोटे मोटे क्वेश्चन मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। परिसीमन आयोग वाला ये आर्टिकल अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो एक पॉइंट बच्चों का यही क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। अब आगे जो हमारा फिर से मुझे 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। तो आगे मैंने ये क्वेश्चन एक मैगजीन में से लिया है कि हमारा जो 22वां विधि आयोग है उसका कार्यकाल बढ़ाकर 31 अगस्त 224 कर दिया गया है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। ये थोड़ा सा कट गया है, मैं बोल देती हूँ। ऋतुराज अवस्थी जी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। 22वां विधि आयोग गठित कब हुआ था भाई? 21 फरवरी 2020 को। 3 साल के लिए गठित हुआ था, लेकिन अब हमने 1 साल और इसका कार्यभार बढ़ा दिया। मतलब 2023 में ख़त्म होना था पर अपन ने 2024 कर दिया है। अध्यक्ष हैं जो न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त है ऋतुराज अवस्थी जी, वो है। और कार्य है अप्रासंगिक कानूनों की जाँच करना। मतलब कि ये जो लॉ आयोग विधि आयोग बनता है, इसका काम क्या होता है? पहले तो कि जो कानून अभी अप्रासंगिक हो चुके हैं उनकी जांच करना, पहचान करना, जो अभी चाहिए नहीं अपन को ऐसे कानून, उनको निरस्त करने की सिफारिश करने का। मतलब सरकार से सिफारिश करती है, फिर सरकार और संसद जो है वो उसे निरस्त कर देती है। क्या यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है? तो नहीं। विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। और देश में जो प्रथम विधि आयोग था वो कब बनाया गया था बताओ? चलो मैंने दिखाई दिया। 1955 में बनाया गया था हमारा पहला विधि आयोग। और अक्सर पहले विधि आयोग के अध्यक्ष हमसे पूछ ले जाते हैं, तो हमारे अध्यक्ष थे जनरल MC सीतलवाड़, ठीक है। पहला 1955 में बना था। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। तो एक तरह से 2 पॉलिटी के क्वेश्चन कवर हो गए, बाकी 2 हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो गए। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पॉलिटी से ही जुड़े हुए हैं, तो जब भी हम न्यूज़ पढ़े तो थोड़ा आगे पीछे का देख के पढ़े, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार में समझा दिया। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों तक चैनल को स्प्रेड करो ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले काम करने की। और अगर आप कोई सजेशन चाहते हैं, कोई सुझाव चाहते हैं, कोई मतलब और ज़्यादा इसमें कुछ वो क्या बोलते हैं सुधार करवाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे से कोई गलती भी हो जाए ना बोलने में, तो आप नीचे कमेंट कर दिया करो। मैं उसको जो मतलब जो सही बात जिसने बोली है और मैंने कुछ गलती से कुछ गलत बोल दिया, मैं उस कमेंट को पिन कर देती हूँ ताकि बच्चों को वो जानकारी हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।